कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकन फुटबॉल मैच देखते हैं जहां निकी नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ वीआईपी स्टैंड्स में आराम से बैठा है। मैच चल रहा है लेकिन निकी का ध्यान खेल पर कम और भीड़ पर ज्यादा है। वो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की अपनी सीट से उठकर बाहर जा रही है। उसी समय उसके मन में एक शर्ती ख्याल आता है। वो जेस से एक छोटा सा दांत लगाता है और कहता है, चलो देखते हैं कितने लोग उस लड़की को देखकर मुड़ते हैं। पास ही बैठा एक आदमी ली कहता है कि वो भी इस दांत में शामिल होना चाहता है और निकी मान जाता है। सब मजाक में $10 का दांत लगाते हैं और गिनती शुरू करते हैं। जब लड़की स्टैंड छोड़ देती है तो अंतिम गिनती बताती है कि 7 लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। इस दांत में जेस ने सबसे नजदीकी संख्या बताई थी, इसलिए वो जीत गई। ली बिना झिझक पैसे उसे दे देता है और फिर अगला राउंड शुरू करने का सुझाव देता है। इस बार दांत ये है कि अगला फाउल कौन करेगा। जेस कहती है कि उसे खेल के बारे में ज्यादा पता नहीं, इसलिए वो बाहर हो जाती है, लेकिन निकी कूद पड़ता है और $1000 का दांत लगाता है। जैसे ही सीटी बजती है, रेफरी फाउल का संकेत देता है और वही टीम फाउल करती है जिस पर निकी ने दांत लगाया था। वो जीत जाता है और पैसे जेब में डाल लेता है। हारने के बावजूद ली और उत्साहित हो जाता है और कहता है, चलो अब $5000 का दांत लगाते हैं। अब सवाल ये है कि खिलाड़ी गेंद पास करेगा या लेकर भागेगा। निकी $5000 का दांत लगाने में थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। ली अंदाजा लगाता है कि खिलाड़ी भागेगा और निकी कहता है कि वो पास करेगा। सीटी बजते ही खिलाड़ी सच में गेंद लेकर भाग जाता है, यानी निकी $5000 हार जाता है। अब निकी कहता है, कोई बात नहीं, हमने $5000 हारे, चलो यही रुकते हैं, और जेस से कॉफी पीने चलने को कहता है। वो जाना चाहता है लेकिन ली जिद करता है। वो कहता है, तुम वीआईपी लॉन्ज में बैठे हो, तुम्हारे पास पैसा है, तो $5000 पर क्यों नाराज हो रहे हो। चलो एक और दांत लगाते हैं, इस बार $10,000 का। आखिरकार निकी मान जाता है। अब सवाल ये है कि अगला पास सही होगा या नहीं। निकी कहता है होगा, लेकिन दूसरी टीम पास को इंटरसेप्ट कर लेती है। अब निकी $15,000 हार चुका है। पैसे निकालते समय निकी एक पल सोचता है और कहता है, चलो इस बार $50,000 का दांत लगाते हैं। जेस ये सुनकर चौंक जाती है, लेकिन निकी गुस्से में लगता है। इस समय किस्मत उसके साथ नहीं है। वो अगला दांत भी हार जाता है और उसे और $50,000 देने पड़ते हैं। अब जेस उसे तुरंत रुकने की विनती करती है, लेकिन निकी का गुस्सा और अहंकार हावी हो जाता है। बिना सोचे वो अगला दांत $1,00,000 का लगा देता है। ली हंसते हुए उसे चिढ़ाता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास वाकई इतने पैसे हैं। निकी चुपचाप टेबल पर पैसों का पूरा बंडल फेंक देता है। ये देखकर ली भी उत्साहित हो जाता है। इस बार निकी दांत लगाता है कि अगला पास इंटरसेप्ट होगा और पूरा नहीं होगा, लेकिन पास सफल हो जाता है। अब निकी को $1,00,000 का नुकसान हो चुका है। उसे समझ नहीं आता कि इस मुसीबत से कैसे निकल ले। जेस भी उसके बर्ताव से हैरान है, लेकिन अब खेल बहुत गंभीर हो चुका है। निकी कहता है, मेरे पास $10,00,000 बचे हैं, चलो सब लगा देते हैं, देखते हैं इस बार कौन जीतता है। अंतिम फैसला कार्ड्स खेल कर होगा। चूंकि ली लगातार जीत रहा था, वो अब खुशी से पागल हो चुका था। वो निकी को एटीएम मशीन की तरह देखने लगा। ली अपना कार्ड निकालता है। वो 5 ऑफ क्यूब्स है। अब निकी को सिर्फ 5 से बड़ा कार्ड निकालना है। उसके जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। निकी एक कार्ड उठाता है और पूरे आत्मविश्वास से पलटता है, लेकिन वो 3 ऑफ हार्ट्स निकलता है। ये देखकर जेस तुरंत कुर्सी से गिर पड़ती है। जब निकी ने खेल शुरू किया था तो उसने सिर्फ $10 का दांत लगाने का सोचा था, लेकिन अब वो $10,00,000 से ज्यादा हार चुका था। ऐसी शर्मनाक हार के बाद उसके पास कहने को कुछ नहीं था, इसलिए वो चुपचाप जेस का हाथ पकड़कर बाहर निकलने लगा। वो अंदर से बहुत टूट चुका था, लेकिन ली उसे और चिढ़ाने लगा। उसने कहा, यही होता है जब मास्टर से पंगा लेते हो। निकी रुका और इस बार $20,00,000 का दांत लगा दिया। अब आइडिया थोड़ा अलग था। निकी ने चुनौती दी कि ली दूरबीन से कोई भी खिलाड़ी चुन सकता है, और अगर निकी उस खिलाड़ी का जर्सी नंबर सही बता दे तो जीत उसकी होगी। ली थोड़ा उलझ गया। उसने कहा, ये तो दिमाग पढ़ने जैसा है। ऐसा लग रहा था कि निकी खुद को हार की ओर धकेल रहा है। ली को शक भी होने लगा कि शायद निकी धोखा कर रहा है। उसका शक दूर करने के लिए निकी ने कहा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, इस बार जेस बताएगी। जेस गुस्से से निकी को देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। वो कहती है, इतने सारे लोगों में मैं सही जर्सी नंबर कैसे बता सकती हूँ। ये कहकर वो जाने की कोशिश करती है। ली का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है और दोनों में थोड़ी झड़प हो जाती है। जेस खुद को थोड़ा शांत करती है। निकी उससे कहता है कि बस ग्राउंड में चारों ओर देखो और जो नंबर अपना लगे वो बोल दो। ली दूरबीन उठाकर एक खिलाड़ी चुनता है। फिर जेस दूरबीन लेकर पूरा मैदान स्कैन करती है। उसे हर जगह जर्सी नंबर दिखते हैं। वो कैसे अंदाजा लगे। फिर उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ती है और उसे निकी की बात याद आती है कि वो नंबर चुनो जो अपना लगे। उनका दोस्त फरहाद जर्सी नंबर 55 पहने हुए था। जेस समझ जाती है कि ये सब निकी की योजना का हिस्सा था। वो कहती है नंबर 55 और ये सही जवाब निकलता है। ली दंग रह जाता है। जेस भी सोचने लगती है कि निकी को पहले से कैसे पता था कि ली वही नंबर चुनेगा, लेकिन उस समय इसका कोई मतलब नहीं था। वे दांत जीत चुके थे। दोनों को $1 मिलियन का मुनाफा हुआ और उन्होंने सारा हारा हुआ पैसा वापस पा लिया। वे 2 बड़े बैग भरकर नकदी लेकर स्टेडियम से बाहर निकल गए। कार में निकी जेस को बताता है कि ये सब उनकी योजना का हिस्सा था। वे लंबे समय से ली पर नजर रख रहे थे।
लियुआन अपने बुरे जुए की आदतों के लिए हाई सोसाइटी में बहुत मशहूर था। उसके सामने जो भी दान रखा जाता वो तुरंत कूद पड़ता। निकी की टीम ने पूरा सेटअप पहले से बनाया था। जैसे ही लियुआन अपने होटल से निकला, नंबर 55 उसके दिमाग में बैठा दिया गया था। सिक्योरिटी गार्ड के लेबल पिन पर नंबर 55 लिखा था। स्टेडियम की सड़क के किनारे लगे बोर्ड्स पर भी वही नंबर दिखाई दिया। उन्होंने सिर्फ नंबर दिखाया ही नहीं, उसे सुनाया भी। मैच देखने आते समय लियुआन की कार में एक गाना बजाया गया जिसमें नंबर 55 बार बार दोहराया गया था। उस गाने में ये नंबर 124 बार आया, जिसने बार बार उसका ध्यान उसी ओर खींचा। उसे फरद की तस्वीर भी दिखाई गई थी, जिससे एक विजुअल मेमोरी बनी। इसलिए जब लियुआन ने दूरबीन से देखा तो उसका दिमाग अपने आप नंबर 55 की ओर गया और जेस ने जैसे ही फहद को देखा वही नंबर बोल दिया। जेस को पहले से कुछ नहीं बताया गया था ताकि पूरे खेल के दौरान उसके हाव भाव नेचुरल रहें। इस तरह किसी को उस पर शक नहीं हुआ। सब सुनने के बाद वो निकी से पूरी तरह प्रभावित हो गई। इसके बाद कहानी हमें कुछ दिन पहले ले जाती है। कुछ दिन पहले निकी एक कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके पास जेस बैठी थी। तभी एक आदमी उसके सिर पर बंदूक ताने खड़ा था। जेस उसके बगल में बैठी थी, जिससे वो हाल ही में मिला था। ये साफ था कि किसी ने निकी को फंसाया था, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उसने शांत होकर कहा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, अगर गोली मारनी है तो मार दो। बंदूक वाला आदमी निकी की प्रतिक्रिया देखता है और तुरंत समझ जाता है कि ये आदमी चालाक है। वो उनसे भी ज्यादा चतुर है और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। निकी एक मास्टर ठग था जो छोटी मोटी चोरी भी बहुत हुनर से करता था। जेस ने निकी को उस कमरे में चाल से लाया था, लेकिन निकी ने उसमें एक नेचुरल टैलेंट देखा। उस समय जेस को कुछ समझ नहीं आया। जब बंदूक वाला आदमी चला गया तो निकी ने जेस से कहा, तुम्हारे पास एक गिफ्ट है, अगर तुम इस लोगों को धोखा देने की कला को निखार लो तो बहुत आराम से जी सकती हो। निकी ने कहा, ये हमारा पारिवारिक धंधा है, मेरे पिता उनके पिता सब ठग थे, हर चाल हर मूव हमारे लिए खेल है। समय बर्बाद किए बिना जेस ने कुछ पैसे निकाले और कहा, मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ। निकी मान गया। बाहर जाते हुए उसने जेस की एक अंगूठी चुरा ली और उसे एहसास भी नहीं हुआ। जब तक उसे पता चला उसकी घड़ी भी गायब हो चुकी थी। उसने घड़ी अपने हैंडबैग में रखी थी, लेकिन निकी पहले ही उसका बटुआ निकाल चुका था। इन सब करतबों के बाद निकी ने कहा, हाथ की सफाई, टाइमिंग और थोड़ा स्टाइल, यही सब चाहिए इस काम के लिए। फिर निकी ने उससे अलविदा कहा और चला गया। कुछ महीनों बाद जेस ने निकी को न्यू ऑर्लियंस में ढूंढ लिया, जहां वो एक नई टीम बना रहा था। उनकी मुलाकात दरअसल एक टेस्ट थी। निकी ये देखना चाहता था कि जेस उसकी टीम में शामिल होने लायक है या नहीं। जब जेस राजी हुई तो निकी ने उसे अपनी टीम के एक सदस्य के साथ मेले में भेजा। ये जेस का पहला प्रैक्टिकल असाइनमेंट था। उसने हाथ में नक्शा लेकर लोगों से रास्ता पूछना शुरू किया। जब वो लोगों को उलझा रही थी, उसका साथी चुपके से एक टूरिस्ट का कैमरा लेंस चुरा लेता है। फिर टीम का एक और सदस्य जानबूझकर एक आदमी से टकराता है और जेस उसका बटुआ ले लेती है। अब जेस अपनी चोरी की स्टाइल में और कॉन्फिडेंट महसूस करने लगी थी। चॉपस्टिक का इस्तेमाल करके उसने एक औरत के बैग से उसका बटुआ निकाल लिया। सब कुछ इतना स्मूथ हुआ कि किसी को शक तक नहीं हुआ। निकी ये सब एक बिल्डिंग की छत से देख रहा था। उसने टीम को कहा कि अब जेस को अकेला छोड़ दो। अब उसकी बारी थी खुद से उड़ान भरने की। जेस ने एक के बाद एक महंगी चीजें चुराना शुरू कर दिया और हर चोरी के साथ निकी का उसके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ने लगा। अब निकी ने उसे एक और बड़ा असाइनमेंट दिया, इस बार एक हाई टेक स्कैमो। स्पेशल लेंस की मदद से वे दूसरे खिलाड़ियों के कार्ड देख सकते थे और उन्हें आसानी से हरा सकते थे। एक सिस्टम क्रेडिट कार्ड चोरी करने का भी था। चोरी किया गया कार्ड चुपके से एक साथी तक पहुंचाया जाता, जहां एक डिवाइस उसका डेटा कॉपी कर लेता और फिर कार्ड मालिक की जेब में वापस डाल दिया जाता। जब तक किसी को पता चलता उनका पूरा अकाउंट खाली हो चुका होता। एक और स्कैम था, नकली एटीएम मशीन। जब भी कोई पैसे निकालता, एटीएम चुपचाप उसका पिन सेव कर लेता। बाद में फरहाद मशीन हटाकर सारा डेटा चुरा लेता। चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता। उनका इस्तेमाल महंगे लग्जरी सामान खरीदने में किया जाता और आखिर में उनका डेटा ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता। एक दिन जेस ने एक खूबसूरत नेकलेस देखा और पहन लिया, लेकिन निकी ने तुरंत उसे उतारने को कहा। उसने सख्ती से समझाया कि सारी चीजें बेचनी है, कुछ भी पर्सनली रखना नहीं है। जेस पहली बार इतने बड़े स्केल की चोरी देख रही थी। चोरी का पहाड़ उसके सामने खड़ा था और वो एहसास अजीब था। अगले दिन जेस और फरहाद एक अमीर इलाके में घूम रहे थे। उनका काम एक्टिंग करना था। फरहाद अचानक बेहोश हो गया और जेस चिल्लाने लगी, प्लीज कोई मदद, माफ प्लीज। ये एक डिस्ट्रैक्शन था जिसे टीम के बाकी लोग आसपास के अमीर लोगों से चोरी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। काम पूरा होने के बाद पूरी टीम एम्बुलेंस में छिपकर निकल गई। पूरा प्लान इतना परफेक्ट था कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। उस रात सबने मिलकर जश्न मनाया। निकी ने सबकी तारीफ की क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में $1.2 मिलियन कमा लिए थे। अगले दिन सभी टीम मेंबर जल्दी में थे। वे अलग अलग रास्तों पर जाने की तैयारी कर रहे थे। डॉक्यूमेंट्स नष्ट किए गए और निकी ने सबको भरोसा दिलाया कि उनके पैसे कुछ दिनों में उनके बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन टीम के पुराने सदस्य जानते थे कि निकी का अभी एक आखिरी मिशन बाकी है। अगले दिन सुबह भी निकी जेस को स्टेडियम के VIP लॉन्ज में ले गया। उसने जेस को पूरा डेमो दिखाया कि कैसे वे कुछ ही मिनटों में $1 मिलियन कमा सकते हैं। अब तक जेस निकी से प्यार करने लगी थी। उसे लगता था कि वो निकी की गर्लफ्रेंड है और इसी वजह से वो उसे ये सब दिखा रहा है। लेकिन निकी ने उसे सिर्फ कुछ दिनों से ही देखा
देखा था। उसने जेस को सिर्फ अपने फायदे के लिए टीम में शामिल किया था। सब खत्म होने के बाद निकी ने उसे $80,000 कैश दिए और आखिरकार अलविदा कह दिया। जेस ने उसे आंसुओं से भरी आंखों से देखा। उसका दिल टूट चुका था क्योंकि वो निकी से प्यार करने लगी थी। उसी समय उसे ये भी लगा कि $80,000 बहुत कम है, क्योंकि निकी ने अभी $1 मिलियन कमाए थे। लेकिन निकी की दुनिया में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं थी। अब जेस ने उसका असली चेहरा देख लिया था।